द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अश्विनी कुमार दत्ता। चलिए बात करते हैं अश्विनी कुमार दत्ता की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री का, ये क्वेश्चन बहुत रिसेंटली आते रहता है। अश्विनी कुमार दत्ता, तो पहला था ही ऑर्गेनाइज स्वदेश बंधव समिति, ऑर्गेनाइज्ड स्वदेश बांधव समिति ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। नाउ second point about Ashwini Kumar Datta is that he played an instrumental role in what, in the establishment of a newspaper called Barisal Hitashi, Barisal Hitashi or Barisal Hitashi, okay, it is a newspaper. And third statement, he used what, third point about अश्विनी कुमार दत्ता इज दैट ही यूज मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स, है ना, ये जादुई लालटेन की कहानी सुनाती थी फॉर व्हाट, फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, फॉर व्हाट, फॉर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ओके, तो चलिए अब स्टेटमेंट देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, ही ऑर्गेनाइज स्वदेश बांधव समिति ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर कॉल्ड बरिसल हितैशी, ये भी सही है। ही यूज मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स टू रेज पीपल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ये भी सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 and 3। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरिड आउट अब्रॉड बाय इंडियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th century, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमको बात करनी है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, बात किसी करनी है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। ड्यूरिंग व्हाट, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century, ओके। तो पहला है, बात करते हैं युगांतर आश्रम की। तो जो युगांतर आश्रम था उसको एस्टेब्लाइज किसने किया था? It was established by Gaddarites. It was established by Gaddarites in what? It was established by Gaddarites in San Francisco. सैन फ्रांसिस्को में जो गदराइट्स थे उन्होंने क्या बनाया था? युगांतर आश्रम बनाया था। नाउ सेकेंड पॉइंट अबाउट दिस इज तारकनाथ दास स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड फ्री हिंदुस्तान विद अ रिवोल्यूशनरी टोन। फ्री हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था उसको किसने लॉन्च किया था? फ्री हिंदुस्तान को लॉन्च किया था तारकनाथ दास ने। किसने? तारकनाथ दास ने, ओके। और तीसरा पॉइंट है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century। इसके रेस्पेक्ट में ये था द फर्स्ट इशू ऑफ द न्यूज़पेपर दैट इज़ गदर वॉज पब्लिश। जो गदर था, गदर न्यूज़पेपर जो था उसको सबसे पहली बार कौन से स्क्रिप्ट में पब्लिश किया गया था? इन उर्दू। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन उर्दू, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, युगांतर आश्रम वॉज सेटअप बाय द गदराइट्स इन वैंकूवर कनाडा। गलत, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए, ठीक है। सेकंड, तारकनाथ दास स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड फ्री हिंदुस्तान विद रिवोल्यूशनरी टोन। बिल्कुल सही है, तारकनाथ दास ने क्या एस्टेब्लिश किया था? फ्री हिंदुस्तान नाम का न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किया था। दूसरा सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, द फर्स्ट इशू ऑफ न्यूज़पेपर द गदर वॉज पब्लिश्ड इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ये गलत है, ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में नहीं, ये उर्दू स्क्रिप्ट में पब्लिश किया गया था। सो फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली, दैट इज आंसर इज बी। Now moving to the next question, third number question है with reference to Cripps proposal. With reference to what? With reference to Cripps proposal. Cripps proposal की बात करते हैं। तो Cripps proposal के लिए पॉइंट्स हैं 2-3। तो Cripps proposal क्या बताता है? हमको ये मैनर बताता है कि किस मैनर में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए। ये किसने लिखा था? ये कहाँ पे लिखा गया था? Cripps proposal में लिखा गया था। और ये दूसरा ये बताता है, ये प्रपोज करता है, क्या करता है कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लिंग्विस्टिक और रेशियल माइनॉरिटीज़ को। प्रोटेक्शन टू व्हाट? प्रोटेक्शन गिवन टू रेशियल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। दोनों माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। एंड एक ये जो मीटिंग थी नेशनल कांग्रेस रिगार्डिंग दिस प्रपोजल है ना, इसमें जो ऑफिशियल नेगोशिएटर थे, ऑफिशियल नेगोशिएटर वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नो, जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू वॉज द ऑफिशियल नेगोशिएटर विद रेस्पेक्ट टू क्रिप्स प्रपोजल। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट प्रोवाइडेड द मैनर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में दिया गया वही छाप दिया यहाँ पे। इट प्रोवाइडेड द मैनर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही है। इट वॉज प्रपोज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ऑफिशियल नेगोशिएटर फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिगार्डिंग दिस प्रपोजल, नॉट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वॉज द ऑफिशियल नेगोशिएटर रिगार्डिंग दिस, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन इज दैट इज बी ऑप्शन विच हैज़ 1 and 2 ओनली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। हमको कुछ ट्रीटीज दी गई है और ये कौन सी, ये ट्रीटीज जो है कौन सी युद्ध के बाद, दैट इज रिलेटेड वॉर के बाद साइन की गई है, हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है ट्रीटी ऑफ देवगांव। जो ट्रीटी ऑफ देवगांव था वो कब साइन किया गया था, इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। देख लेते हैं, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सो द ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव इज साइंड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर था वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में साइन किया गया था, ओके। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ नागपुर की बात करते हैं। जो ट्रीटी ऑफ नागपुर है ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में साइन किया गया था। और लास्ट की बात करते हैं ट्रीटी ऑफ देखो, ये ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव जो है वो भी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव। जो ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव है ये साइन किया गया था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। तो लोग बोलेंगे यार दोनों में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है तो दोनों डिफरेंस क्या है। जो ट्रीटी ऑफ देवगांव था वो किसके साथ साइन किया गया था, ये साइन किया गया था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द भोसलेज, ओके। ये ट्रीटी जो थी वो किसके साथ साइन की गई थी, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द भोसलेज। और जो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था दैट इज ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ये साइन किया गया था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिंधियाज, ओके। सो अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, ये क्या बोलता है, ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ देवगांव रिलेटेड वॉर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये गलत है। इट इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर दैट इज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द भोसलेज। तो फर्स्ट गलत हो गया। जब फर्स्ट गलत हो गया तो हमने एलिमिनेट कर दिया ए और सी को, तो बचा क्या, बी और डी। तो 4 दोनों में है तो 4 तो सही ही होगा। तो नाउ देखते हैं सेकंड और थर्ड में से कौन सा सही है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर थर्ड एंग्लो एंग्लो मराठा वॉर में साइन किया गया था क्या, ट्रीटी ऑफ पुरंदर नहीं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में साइन किया गया था। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 3 and 4th ऑप्शन। ट्रीटी ऑफ नागपुर साइन किया गया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, ये हो गया। सो हमसे पूछा ही क्या था, करेक्ट पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 3 and 4 ओनली। इसके बाद बात करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन, द 30 करोड़ ऑफ पीपल्स इनहैबिटिंग इंडिया मस्ट रेज देयर 60 करोड़ ऑफ हैंड्स टू स्टॉप द कर्स ऑफ ऑपरेशन फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर पब्लिश दिस स्टेटमेंट आफ्टर द पुलिस असॉल्ट ऑन द पीसफुल बारेसल कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 1906। ये किसने कहा था, युगांतर जो न्यूज़पेपर था, युगांतर न्यूज़पेपर ने ये छापा था। ये जो स्टेटमेंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। ये जो क्योंकि ये जो युगांतर में जो ये छापा गया था 30 करोड़ ऑफ पीपल इनहेबिटिंग इंडिया मस्ट रेज देयर 60 करोड़ ऑफ हैंड टू कर्स ऑफ ऑपरेशन टू स्टॉप द कर्स ऑफ ऑपरेशन। ये जो था ना, ये क्यों छापा गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश होते थे वो जो सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको एक्सीडेशन देशद्रोह नाम से इसको घोषित कर दिया था। इसीलिए क्या हुआ था, लाठी चार्ज चालू हो गया था 1906 में अप्रैल में। इसीलिए क्या हुआ था, ये जो युगांतर न्यूज़पेपर ने ये छापा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ 6 नंबर का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हाट, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात किसकी करनी है, रिकमेंडेशन की बात करनी है। रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। सो साइमन कमीशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि इट रिजेक्टेड दी पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी।
सो इट रिजेक्टेड द पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंट्रल लेवल। उसके बाद इट सजेस्टेड व्हाट, इट सजेस्टेड द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, suggested government responsible government, he suggested responsible government at the province and it rejected the idea of parliamentary responsibility at the center। और ये जो था ना, ये बोला था स्लो इम्प्लीमेंटेशन है ना, तुरंत कैसे हो सकता है यार, जो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका कैसे करो यार, स्लो इम्प्लीमेंटेशन करो, ये इतना बड़ा कंट्री है, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ही नहीं। ओके सो ये क्या हो जाएगा, ये इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन वाला गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है करेक्ट, जब 3 गलत हो गया और हमको पता है पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंट्रल लेवल, बिल्कुल सही है। इट रिजेक्टेड व्हाट, पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंट्रल लेवल, इट सजेस्टेड व्हाट, इट सजेस्टेड द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर प्रोविंसेस, तो दूसरा भी सही हो जाएगा कि दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, बिल्कुल सही है। तो हमको पूछा क्या है करेक्ट हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू with respect to Third Anglo-Mysore War, Third Anglo-Mysore War की, इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो लड़ाई थी वो किसकी थी, टीपू सुल्तान की थी वर्सेस मराठा प्लस ब्रिटिश। और ये क्यों था, इसका कारण एक कारण ये भी था कि जो टीपू सुल्तान थे वो हेल्प ले रहे थे, किससे, हेल्प फ्रॉम फ्रेंच प्लस टर्की, बट इसमें जीता कौन, हु विंस, टीपू। और ये मालाबार कोस्ट को सिक्योर, मतलब मालाबार कोस्ट को अपने पास रखने में सक्षम हो चुके थे। बट ये ट्रीटी में क्या हुआ, यहाँ पे जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ, मतलब विन कौन हुआ, टीपू सुल्तान नहीं हुआ, बट ही सिक्योर्ड मालाबार कोस्ट। तो जो टीपू थे, क्योंकि टीपू हार गया ना इसमें, टीपू विन नहीं हुआ, टीपू हार गया, दैट इज टीपू लॉस, सो लॉस मालाबार कोस्ट। सो मालाबार कोस्ट किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश के हाथ में आ गया। और ये ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ओके अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, दी मराठा हेल्प्ड टीपू सुल्तान अगेंस्ट द ब्रिटिश, नहीं, मराठा जो थे वो किसके साथ थे, ब्रिटिश के साथ। तो पहला गलत हो जाएगा, जब पहला गलत हो जाएगा तो हमने एलिमिनेट कर दिया बी और डी, बचा क्या, ए और सी, दोनों में 2 3 कॉमन है। 4 को देखते हैं, चलिए। द वॉर केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे 4 सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 2 3 and 4। ये सेकंड में यही बोल रहा है कि विद टीपू डिफीट द ब्रिटिश सिक्योर्ड द मालाबार कोस्ट, ये भी सही है। टीपू अटेम्प्ट टू सीक हेल्प फ्रॉम फ्रेंच एंड टर्की वॉज वन ऑफ द चीफ कॉज ऑफ द वॉर, बिल्कुल सही है, जो कि ब्रिटिश को पसंद नहीं आया, इसकी वजह से लड़ाई कर दिया। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, हमसे पूछा है इनकरेक्ट, क्या पूछा है, इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। तो बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की। तो इंटरिम गवर्नमेंट को कौन बनाया था, वेवेल ने बनाया था एज पर दी कैबिनेट मिशन प्लान। और इसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। और जो इनिशियल जो कैबिनेट था, कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इसमें बी आर अम्बेडकर नहीं थे। ओके तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, वाइसरॉय वेवेल कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट एज पर दी वेवेल प्लान, नो, एज पर दी कैबिनेट मिशन प्लान। दूसरा, मुस्लिम लीग जॉइंट द इंटरिम गवर्नमेंट,
सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था, सो सेकंड इज सही, मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट। थर्ड, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। नो, बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। सो हमको पूछा है करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा है, इनकट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू और विद रेस्पेक्ट टू इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 की बात करनी है। तो जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट था, (1881) का, इसमें क्या क्या बोला गया था, इसमें जो मिनिमम एज था, मिनिमम एज जो चिल्ड्रंस के वर्क करने के लिए थे उसको कम कर दिए गए, मतलब प्रोहिबिट किया गया। क्या प्रोहिबिट किया गया, प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years, और जो वर्क आवर था उसको भी रिड्यूस किया गया टू 9 hours पर डे ओनली फॉर चिल्ड्रंस। और यहाँ पे वीकली मतलब जो एक मंथ में कितने हॉलीडेज़ की बात की गई, 4 holidays की बात की गई, किसके लिए, ओनली फॉर चिल्ड्रन। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इंक्रीज द मिनिमम एज फॉर वर्किंग फॉर चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्रीज फ्रॉम 7 to 9। नहीं, ये इंक्रीज़ नहीं किया, ये 7 साल से नीचे के को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते फैक्ट्रीज़ में, ये बोला गया है ना, तो ये इंक्रीज़ नहीं किया। पहला गलत है, तो पहला गलत, तो हमारे पास ये दोनों हटा दिया हमने, करेक्ट हमसे पूछा गया है। इट रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स टू 9 hours पर डे फॉर चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड वीकली हॉलीडेज फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर चिल्ड्रन वर्क कर रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, जेंडर, गलत है ये, हमसे पूछा कर, दैट इज बी ऑप्शन 2 ओनली। नाउ 10th नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्राइबल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ट्राइबल पॉलिसी के बारे में चीज़ें हमको बतानी हैं, तो ट्राइबल पॉलिसीज़ की बात करते हैं। ट्राइबल पॉलिसी में सबसे पहले तो क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स पॉपुलेशन थे उसको रिक्रूट किया गया टू वर्क इन द टी प्लांटेशन। किसकी बात करें, ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। और जो फॉरेस्ट थे उसको ये स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिए, ठीक है, और कुछ को ये क्या घोषित कर दिए, रिजर्व फॉरेस्ट। और जिस रिजर्व फॉरेस्ट में फ्रूट कलेक्शन, हंटिंग अलाउड नहीं था, और जो झूम कल्टीवेशन था ना, वो प्रैक्टिस, जो झूम कटल को ये पहले चाहते थे कि क्या किया जाए, सेटल किया जाए, बट वो प्रोटेस्ट की वजह से सेटल नहीं हो पाए, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट। पहला बोल रहे थे सक्सेसफुली सेटल द झूम कल्टीवेशन इन टाइम, नहीं, प्रोटेस्ट की वजह से सेटल नहीं कर पाए। द ब्रिटिश डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट एंड ओनली हियर डिड दे अलाउ द ट्राइब्स टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नहीं, ये रिजर्व फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल्स को फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कलेक्ट करने की अनुमति नहीं देते थे, तो ये गलत हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स वे रिक्रूटेड टू वर्क इन ट्री प्लांटेशन बाय ब्रिटिश, ये सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, दैट इज 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following reforms were suggested by the Lucknow Pact of 1916? तो जो लखनऊ पैक्ट था इसमें क्या क्या मेंशन था, लखनऊ पैक्ट में पहले तो सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मेंशन था, और दूसरा इसमें सेपरेशन की बात की थी, सेपरेशन ऑफ व्हाट, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी,
और क्या मेंशन था इसके अंदर, 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना, मुस्लिम्स को किस पे मिलना चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था, ठीक है। और ये बोलता है सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर ऑल द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ओके, फॉर ऑल द कम्युनिटीज़ अंटिल अ जॉइंट इलेक्ट्रेट इज डिमांडेड बाय ऑल। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, विच दी फॉलोइंग रिफॉर्म्स वेर सजेस्टेड इन दी लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यस। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, यस। फर्स्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। फोर्थ, सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर ऑल कम्युनिटीज अंटिल अ जॉइंट इलेक्ट्रेट इज डिमांडेड बाई ऑल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा दी, डेट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। ना 12th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग इवेंट्स विद रेफरेंस टू दी एसोसिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद दी वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। ये इवेंट्स दिए हैं कुछ, 3 स्टेटमेंट हमको पूछा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो क्या दिया, जवाहरलाल नेहरू अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज़ एट ब्रुसेल्स। जवाहरलाल नेहरू ने जो कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज़ को एड्रेस किया था, कहाँ पे अटेंड किया था, ब्रुसेल में, इन 1927। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन कॉलिंग अपॉन इंडियन पीपल टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग जापानीज गुड, है ना। आईएनसी ने पास किया, क्या नहीं करना अपने को, जापानीज गुड को यूज़ नहीं करना है, ऐसा इन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया। कब पास किया, 1937 में पास किया, ठीक है। और एक मेडिकल मिशन था, एक मेडिकल मिशन बहुत एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, बाय डॉक्टर एम अटल वॉज सेंट टू वर्क विद चाइनीज़ आर्म फोर्सेज, इट इज़ इन 1938। हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज़ एट ब्रुसेल्स, तो पहला के बाद क्या होगा, पहला के बाद दूसरा, और फिर पहला के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859। जो इंडिगो रिवोल्ट था उसके बारे में बात करते हैं। कब हुआ था, 1859 के अंदर, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हैं इसके। पहला, इसमें क्या थे, जो ज़मींदार थे ना, वो रॉयट्स को सपोर्ट करते थे। किसके अगेंस्ट, इंडिगो प्लांटर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया था, और इस इंडिगो कमीशन ने क्या बोला, जो प्लांटर थे वो क्या थे, दोषी थे, दे फाउंड प्लांटर गिल्टी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, द जमींदार सपोर्टेड द रॉयट्स, रॉयट्स मतलब जो काम करने वाले जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट को ही रॉयट्स बोलते हैं। द रॉयट्स इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स, क्योंकि ज़मींदार को भी नुकसान होता था, सारा के सारे जो फायदा होता था वो सब इंडिगो प्लांटर ले जाते थे, तो ज़मींदार के लिए कुछ बचता नहीं था, इसीलिए ज़मींदार भी किसको सपोर्ट किए, रॉयट्स को सपोर्ट किए, जो पीजेंट थे उसको सपोर्ट किए। सेकेंड, द इंडिगो कमीशन सेटअप टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी, बिल्कुल सही है। जो इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया था उसने दोषी किसको माना, प्लांटर को माना, ये भी सही है। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। 14th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू कराची सेशन, विथ रेफरेंस टू कराची सेशन ऑफ 1931 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। कराची सेशन की बात करते हैं, लखनऊ सेशन की बात करें 1916 की, अब कराची सेशन की बात करते हैं 1931 की, ओके। तो कराची सेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ये बताया गया कि स्वराज का मतलब क्या होता है मासेस के लिए, और क्या बताया गया यहाँ पे, एक रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स के लिए, एक रेजोल्यूशन क्या किया, लिया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, ओके।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट, INC स्पेल्ड आउट व्हाट स्वराज वुड एंटेल्स फॉर द मासेस, यस, इन द कराची सेशन ऑफ 1931, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, और ये वही सेशन है जिस सेशन में लोगों को डिमांड किया गया था भगत सिंह को रिहा कर दिया जाए इसका, बट ये नहीं हो पाया। ओके, सेकेंड, अ रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्राफ्टेड बाय महात्मा गांधी, नो, अ रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। So this is incorrect. Which of the statement given above is are correct? So correct answer is one only, that is A. In the context of British India Mayo Resolution, जो 1817 के अंदर जो मेयो रेजोल्यूशन आया था, वो मेयो रेजोल्यूशन क्यों आया था? इट इज़ फॉर द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज अबाउट फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और वी व्हाट वी कॉल्ड पंचायती राज। तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। मेयो ने क्या किया था यहाँ पे? पहली बार इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। अभी फाइनेंशियल भी था प्लस फंक्शनल था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे, फाइनेंशियल प्लस फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शन भी दीजिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल लेवल पे फंक्शन भी दीजिए और लोकल लेवल को फाइनेंस भी दीजिए, तब तो वो काम कर पाएगा। फंक्शन देने से कुछ नहीं होता, पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ चीज़ नहीं होती। ऐसा ही किसने बोला था? मेयो रेजोल्यूशन नहीं बोला था, सही बोला था। सो इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल रेजोल्यूशन, सॉरी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एंड फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन बोथ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विथ रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया इन द 17th एंड 18th सेंचुरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करती थी 17th और 18th सेंचुरी में इंडिया के साथ, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताइए। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक बनाता है जहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। पूरी सिलेबस एक तरफ और मॉडर्न हिस्ट्री एक तरफ। ओके, नाउ फर्स्ट यहाँ पे हमसे बात करनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की बात करनी है, और ट्रेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड की वजह से आज हम भीख मांगने के लायक बचे हैं। इस देश में कुछ नहीं बचा, सब ट्रेड की वजह से ले गए। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला? द रॉयल चार्टर इशूड बाय द क्वीन एलिजाबेथ I अलाउड ऑल यूरोपियंस, नॉट ऑल, ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी, पावर इंक्लूडिंग दिस नहीं, सी पर सी मोनोपोली है ना, जो एनसीईआरटी ने जो वर्ड लिखा है वो लिखा है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सी पर सी जो चार्टर दिया था, रॉयल चार्टर है ना, वो सी पर सी ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ करता था। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द फरमान इशूड बाय औरंगजेब ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल, गलत। ये जो कारण था बैटल ऑफ प्लासी का वो तो यही था, है ना, जो ईस्ट इंडिया जो औरंगजेब ने जो फरमान इशू किया था, औरंगजेब ने फरमान इशू किया था वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड फी और ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बताता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर सकती है? ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे। इसीलिए क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, जो कंपनी मतलब जिससे क्या हुआ, जो बंगाल था, जो कौन है, सिराजुद्दौला थे, उनके जो रिवेन्यू था वो कम होने लगा। तो इन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो ये गलत हो जाएगा, ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड स्टेटमेंट, there was a considerable peace and no conflicts arose between various European power in trade with India। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पैसे के लिए भाई को मार देता है। यहाँ पे यूरोपियन की बात हो रही है। सो देयर इज अ कंसिडरेबल क्या? नो पीस, देयर इज अ कंसिडरेबल वॉर बिटवीन बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, दैट इज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द डच एंड द पोर्तुगीज एंड द ब्रिटिश। ओके, सो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है? इनकरेक्ट बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट? सो डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 and 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट। जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसका डेट आपको याद होना चाहिए। गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था? ये जो क्वेश्चन होते हैं गांधी इरविन पैक्ट में बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जैक्ट जो डेट है जहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था वो है मार्च 1931। ये गोल्डन डेट याद होना चाहिए कि मार्च 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ओके, अब देखते हैं क्या पूछा है हमसे, और देखिए गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। गांधी इरविन पैक्ट, तो जो गांधी इरविन पैक्ट था,
ये जो गांधी इरविन पैक्ट था इसको इनिशिएट किसने किया? विद द एफर्ट ऑफ तेज बहादुर सप्रू। और ये गांधी इरविन पैक्ट से क्या हुआ? इट लीड्स टू द सस्पेंशन ऑफ सीबीडी, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। लेकिन जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1932 जनवरी 1931, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस समय हुआ था। तो जो गांधी इरविन पैक्ट हमने बात की कि कब साइन हुआ था, ये मार्च 1931 में साइन हुआ था। सो दी गांधी इरविन पैक्ट इज साइंड आफ्टर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, सो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज इनिशिएटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ तेज बहादुर सप्रू, बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकेंड, it was signed before the first round table conference, no, it is signed after the first round table conference because the first round table conference occur in the November 1930 occur from November 1930 to January 1931 in London, ठीक है। लेकिन जो गांधी इरविन पैक्ट था वो मार्च 1931 में साइन किया गया। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, इट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यस, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 18वां नंबर का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू विच कॉन्फ्रेंस? विथ रेफरेंस टू मंजरी कॉन्फ्रेंस। मंजरी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। मंजरी कॉन्फ्रेंस, ओके। तो ये जो मंजरी कॉन्फ्रेंस है इसकी बात है, ये एक पार्ट था किसका? पार्ट ऑफ मापला रिवोल्ट। मापला रिवोल्ट कहाँ पे देखने को मिला था? इन द स्टेट ऑफ केरला। ओके, अभी ये जो मापला रिवोल्ट था, है ना, ये डिमांड क्या किए इन्होंने? डिमांड के जो मंजरी कॉन्फ्रेंस में क्या डिमांड हुआ? मंजरी कॉन्फ्रेंस जो कि मापला रिवोल्ट का पार्ट है, इस मंजरी कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड रखा गया कि हमको क्या चाहिए? एक लेजिस्लेचर चाहिए फॉर, एक मतलब एक नियम चाहिए, एक लेजिस्लेशन चाहिए फॉर व्हाट? फॉर टू रेगुलेट द लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन, ठीक है। लेजिस्लेशन का डिमांड हुआ क्योंकि वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हिंदूज थे और जो पीजेंट जो थे वो मुस्लिम थे, तो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम। इसीलिए क्या हुआ? मंजरी कॉन्फ्रेंस, रिवोल्ट हुआ, मापला रिवोल्ट बोलता है, उसमें इन कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया मंजरी कॉन्फ्रेंस। ये जो कि जिसमें क्या डिमांड हुआ? जिसमें दे डिमांडेड व्हाट? दे डिमांडेड अ लेजिस्लेशन, अ लॉ, लेजिस्लेशन और अ लॉ फॉर व्हाट? फॉर लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन। और क्या हुआ? ये जो था ये कहाँ पे हुआ था? केरला के अंदर, बट उस समय किसका पार्ट था? इट इज़ द पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट वाज द पार्ट ऑफ मापला रिवोल्ट, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट डिमांडेड लेजिस्लेशन और लॉ टू रेगुलेट व्हाट? टू रेगुलेट लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन, बिल्कुल सही है। थर्ड, इट वाज हेल्ड इन द erstwhile पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो आंसर इज 1, 2, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात कर रहा है। बाय लॉर्ड डलहौसी कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। राज हड़प नीति बोलते हैं भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को, ठीक है। सो हमसे पूछा क्या गया है? पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक, मतलब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या बोलता है कि जो आपकी जो राज्य है, आपका जो साम्राज्य है, उसको हड़प लिया जाएगा, है ना। कब? व्हेन यू डू नॉट हैव अ नेचुरल मेल आयर, नो नेचुरल मेल आयर मतलब जो बारिश। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेट इज अनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज सतारा। ओके, तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडर दिस डॉक्ट्रिन द किंगडम ऑफ एन इंडियन रूलर विल विथ नो नेचुरल आयर और फीमेल, नेचुरल मेल और फीमेल आयर हेयर टू सक्सीड वुड लैप्स, नो ओनली द नेचुरल मेल आयर नॉट फीमेल, ठीक है, कोई फीमेल की बात नहीं। अगर मेल हायर नहीं है तो भी आपका साम्राज्य ले लिया जाएगा। अवध वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन, नो फर्स्ट स्टेट टू बी एनेक्स्ड इज सतारा एंड अवध वॉज टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ग्राउंड्स ऑफ दैट इट इज मिसगवर्न।
सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, दैट इज करेक्ट इज नाइदर 1 नॉट 2। 20 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करना, और मॉडर्न हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि दे कैन आस्क यू टू अरेंज द फॉलोइंग्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो पहला है द फॉर्मल विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फॉर्मल बोला है ना भाई, साइन करके वो जो हुआ था वो गांधी विन पैक्ट है, बाकी फॉर्मल कब हुआ था, ठीक है, बोल तो दिया गांधी ने कि मैं अभी विड्रॉ कर लूँगा, बट वो किया नहीं था, ठीक है। सो जो फॉर्मल विड्रॉल हुआ था वो कब हुआ था, अप्रैल 1934 में, बट जो गांधी विन पैक्ट हमने अभी भी देखा कब हुआ था, मार्च 1931 में। but the formal withdrawal, mark the word formal, okay. Second, the conclusion of the Pune Pact. Pune Pact जो था उसका conclusion कब आया था, in September 1932. Pune Pact between whom? Between Gandhi and Ambedkar sir, okay. Second, the adaptation of an agrarian program by the Indian National Congress. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने एक एग्रीगेरियन प्रोग्राम अडॉप्ट किया था, कब किया था, दिसंबर 96 में पहली बार एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो गांव में हुई थी। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द फैज़पुर सेशन। फैज़पुर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद होना चाहिए। फैज़पुर एक ऐसा सेशन है, फैज़पुर सेशन इज़ द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज़ हेल्ड इन अ रूरल एरिया, which is taken place in December 1936. Now moving to the next question, formation of the Congress Socialist Party. Congress Socialist Party बनी कब थी, in May 1934. May 1934 में क्या बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। हमसे पूछा गया करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। सबसे पहले क्या हुआ था यार, सबसे पहले कंक्लूजन हुआ था पूना पैक्ट का, सो 2 विल बी दी फर्स्ट एंड देन सेकेंड, और लास्ट क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड देखने वाले पोपा होते हैं, हमको सीधा फर्स्ट और लास्ट देखना है क्योंकि वी हैव कम टाइम, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ था, 1936 है ना, तो 3 लास्ट में होगा, 2 और 3 पहला ऑप्शन दिख रहा है, 2 पहले में और 3 लास्ट में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज 2143। So moving to the next question, 21st number question क्या बोलता है, with reference to religious movement in India which of the following is are the revivalist movement। revivalist मतलब जो पुराने जो कल्चर है उसको वापस लाओ, ऐसा कौन से मूवमेंट। तो देखो 2 मूवमेंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग 2 मूवमेंट ही मेंशन किए और यूपीएससी भी 2 मूवमेंट ही पूछेगी। तो 2 मूवमेंट कौन से, एक देवबंद मूवमेंट, एक आर्य समाज। देवबंद मूवमेंट फॉर मुस्लिम्स एंड आर्य समाज फॉर हिंदूज, ठीक है। सो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो कि पुराने कल्चर को, ठीक है, आर्य समाज टॉक्स अबाउट वेदास एंड देवबंद मूवमेंट टॉक्स अबाउट कुरान, ओके। सो यहाँ पे 2 मूवमेंट ही है जो कि क्या है, रिवाइवलिस्ट है जो कि मेंशन किया। बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर तक पहुँचना मेन होता है, कैसे पहुँचे ये मैटर नहीं करता, ओके। सो देवबंद मूवमेंट फॉर मुस्लिम्स and Arya Samaj movement for what, for Hindus. These are the revivalist movement. They talks about what, that talks about the Deoband movement talks about the teachings of Quran, and Arya Samaj is for Hindus and it talks about the teachings of Vedas. बच्चे को ये पता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये टॉक्स किसके बारे में करता है, वेदा के बारे में बोलता है। इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्स, एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने लिखा क्या, यूनिवर्सलिज्म। इट टॉक्स अबाउट व्हाट, यूनिवर्सलिज्म। ये कोई पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं करता, इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सलिज्म। अब हमने जब ये बात कर ली कि आर्य समाज को किसने स्टार्ट किया था, तो अब हमको ये बात करना पड़ेगा कि बताओ भाई देवबंद मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था। सो देवबंद मूवमेंट को जो काजी ब्रदर थे, है ना, काजी मोहम्मद काजी एंड राशिद अहमद, ठीक है, ये बोलते थे मोहम्मद काजी एंड राशिद अहमद। और जो अपने पास अब ये हो गया अपने पास रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन छप चुका है, समझ लेना, है ना, पेपर आउट है भाई। रिवाइवलिस्ट के बाद बात करते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्मिस्ट मतलब जो कि नया वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करते हैं। सो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा है यहाँ पे। तो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज
सत्य शोधक समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, एंड रामकृष्ण मिशन। ये जो है ये सारे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। सो जो ब्रह्मो समाज है, तो इनमें से दो में इनकी बात करते हैं, जो प्रार्थना समाज है और जो क्वेश्चन है दिया है अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। सो प्रार्थना समाज को स्टार्ट किसने किया था? प्रार्थना समाज को स्टार्ट किया था आत्माराम पांडुरंगा ने। ठीक है, और अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान। ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमसे पूछा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, पहला है देवबंद मूवमेंट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, यस। अलीगढ़ मूवमेंट इज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, प्रार्थना समाज इज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, आर्य समाज यस इट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये दोनों क्या है? इट इज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। करेक्ट आंसर पूछा है हमसे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 22nd number question है, with reference to the organization of judicial system in India by the British in the 18th century, consider the following statements. First statement, the British judicial system in India was based on the principles of rule of law and equality before the law. ये बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिश का जुडिशियल सिस्टम था वो कैसा था? रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी बात करता था। इन्होंने तो बनाया ही ये, बट फॉलो नहीं करते थे। Second, no British government servant can be sued in the court for the act done in their official capacity. गलत है। इसका मतलब समझते हैं, देखो कोई भी ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो जब वो काम कर रहा है, उसकी जो प्रशासनिक सेवा है उसके दौरान अगर वो ऐसा कोई भी काम करता है जो कि गलत लगता है लोगों को, क्या उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मतलब जो जुडिशियल है, जुडिशियल सिस्टम है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती है? ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकती है। जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल इस पर कार्रवाई कर सकती है, सजा सुना सकती है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड, द सदर दीवानी अदालत वाज द हाईएस्ट अपेलेंट बॉडी फॉर क्रिमिनल केसेस। नो, दीवानी अदालत इज फॉर सिविल केसेस एंड निज़ाम और निज़ामत अदालत फॉर क्रिमिनल केसेस। सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? सो आंसर इज 1 ओनली, दैट इज ए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वेर एसोसिएटेड विथ धरासाना सत्याग्रह? धरासाना सत्याग्रह में कौन थे? सरोजिनी नायडू जी थी, बिल्कुल। अब्बास त्याब जी, कस्तूरबा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यस। all the four person given here are present in धरसाना सत्याग्रह। हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा दी, दैट इज 1, 2, 3 and 4। जो धरसाना सत्याग्रह था वो क्यों हुआ था? टू रिफिल सॉल्ट लॉट धरसाना, दैट इज इन गुजरात। ओके, 24th नंबर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू लूनार एक्लिप्स। ये जो था ना, ये अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। लूनार एक्लिप्स, with reference to lunar eclipse recently in news, which of the following statement are correct? तो लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि लूनर एक्लिप्स जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फुल मून डे में होता है, ओनली इन फुल मून डे। पार्शियल लूनर एक्लिप्स कब होता है यार? पार्शियल लूनर एक्लिप्स तब होता है जब पार्ट आता है, ओनली पार्ट कम्स अंडर द शैडो ऑफ द अर्थ, और जो लूनर एक्लिप्स होता है ना, जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो जो मून होता है ना वो कैसे दिखता है? रेड कलर का।
उसके बाद जो एनुअल लूनर एक्लिप्स होता है ना, वो एब्सेंट होता है मून के केस में। एनुअल लूनर एक्लिप्स कहाँ पे देखने को मिलता है? एनुअल लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है सन के केस में। एब्सेंट इन मून, प्रेजेंट इन सन। सो अब स्टेटमेंट देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है? अ लूनर एक्लिप्स ऑकर ओनली ऑन अ फुल मून डे, बिल्कुल सही है। जो लूनर एक्लिप्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ फुल मून डे में होता है। अ पार्शियल लूनर एक्लिप्स ऑकर व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ मून कम्स अंडर द अम्ब्रेला शेडो ऑफ अर्थ। यस, जब एक पार्ट आता है शेडो के अंदर तभी क्या होता है? पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड, ड्यूरिंग द टोटल लूनर एक्लिप्स द मून इंस्टेड ऑफ गोइंग डार्क ऑफन टेक ऑन अ रेड कलर। यस, बिल्कुल सही है। जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो आदमी सोचेगा क्या ब्लैक हो जाना चाहिए, लेकिन ब्लैक नहीं होता, रेड हो जाता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट भी, इस कारण छोड़ना अपने बस की बात नहीं है, मतलब कारण अपने को जानने की जरूरत नहीं है। थर्ड, annular lunar eclipse happen when sun is nearest to earth and the moon is on near its greatest distance ना। ये जो होता है ना, ये मून में होता है, सॉरी अर्थ सन में होता है, मून में नहीं होता है। सो हमको पूछा है लूनर एक्लिप्स के बारे में। सो एनुअर लूनर एक्लिप्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, एनुअर सोलर एक्लिप्स होता है। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो द आंसर इज B option, that is 1, 2 and 3 only. Now 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। कुछ ऑथोरिटीज़ हैं और उनका जो काम है वो बताना है हमको, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं काजी। काजी क्या करता है? इट इंटरप्रेट कस्टमरी लॉ। वो भी किस कोर्ट में? सरिया कोर्ट में। उसके बाद होता है नज़ीम। ठीक है, जो नज़ीम होता है वो क्या करता है? मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। और एक होता है मुफ्ती। मुफ्ती मतलब लॉयर समझ लो, जिसके पास अच्छा ज्ञान है लॉ का, या फिर ज्यूरिस्ट। ओके, अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला, ऑथोरिटी काजी, शरिया कोर्ट जज टू इंटरप्रेट द कस्टमरी लॉ। यस। नज़ीम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यस। मुफ्ती, असेसमेंट ऑफ लैंड फॉर टैक्स। नो, ये मुफ्ती का काम नहीं है। मुफ्ती का काम है टू इंटरप्रेट लॉस, दैट इज लॉयर। इट इज़ अ लॉयर, अदर टाइम में बोले तो ज्यूरिस्ट। हमसे पूछा है विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच इज सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी लुई विवियन डोरिजियो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट एनकरेज इट्स फॉलोअर टू क्वेश्चन अथॉरिटी। बिल्कुल, इसने बोलते थे कि एवरीथिंग क्वेश्चन एवरीथिंग, है ना, उससे चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। और ये डिमांड किया क्या? एजुकेशन फॉर वुमेन, ये भी सही बात है। इट कैंपेन फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, ये भी सही बात है। इट प्रमोटेड द आइडियल्स ऑफ सॉल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन, गलत। ये जो था ना सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन वाला, ये रामकृष्ण मिशन का आइडिया था, नॉट ऑफ द बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, ये रामकृष्ण मिशन ने बोला कि भाई सोशल, है ना, आइडियल्स ऑफ सॉल्वेशन, जो आदमी को मोक्ष तभी मिलता है जब वो सोशल सर्विस देता है या फिर सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्मा। ओके, तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट इज 4 ऑप्शन नंबर 4, सो सी इज करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। हमसे पूछा है करेक्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो था ये अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था। ठीक है, पहला है, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया हैज़ प्लंज्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। बिल्कुल सही है। जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो कितना है? 2.1 है। बट जो अपना जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो कितना पहुंच गया था? 2.0 सॉरी। तो ये कम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, है ना। और ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग था इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, कि इसमें ना फीमेल का नंबर ज़्यादा हो गया मेल से, है ना। थोड़ी सी अजीब बात है कि इस कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले बात करते कि यार फीमेल का नंबर कम है, बट इस जो रिपोर्ट है उसने बोला कि जो वुमेंस का नंबर है वो क्या है? जी आधा है। क्या है? जी आधा है। कितना है? इसने बोला कि 120 वुमेंस
फॉर एवरी 1000 मेंस, ठीक है। सो सेकंड क्या बोलते हैं, द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज स्क्यूड इन द फेवर ऑफ वुमेन, यस, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऐसा बोलता है। थर्ड, द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 ईयर हु आर ब्रेस्ट फीड विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ इज हायर इन रूरल एरियाज देन अर्बन एरियाज, ये गलत है। ये हायर कहाँ होता है, अर्बन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि उनके पास क्या होता है, थोड़ा सा जागरूकता होती है, थोड़ा सा अवेयरनेस होता है कि जो ब्रेस्ट फीड, जो मदर का मिल्क है वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है उस चाइल्ड के लिए, उनको पता होता है। इसीलिए वो फर्स्ट हावर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेस्ट फीड का जो चांसेस वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। सो करेक्ट इज़ 1 2, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1 and 2 ओनली। ना 28 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमसे पूछा डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल के बारे में। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एज द दीवान ऑफ बंगाल, नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत चालाक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसको किसको दे दिया था, नवाब को दे दिया था। और जो रिवेन्यू का काम था वो खुद के हाथ में ले लिया था, पैसा खुद रहता था, काम दूसरे को कराता था। देखो इसका दिमाग देखो। सो दिस इज इनकरेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ द बंगाल नवाब, एंड जो रिवेन्यू था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी इज द, इट हैज़ द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा भी बोल सकते हैं। पैसा है बिना काम करे। सेकेंड है, एज दीवान द कंपनी डायरेक्टली कलेक्ट इट्स रिवेन्यू, बिल्कुल सही है। थर्ड, द सिस्टम वॉज पुट टू एन एंड बाय वॉरेन हेस्टिंग एज इट लीड्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, बिल्कुल सही। जिससे क्या होता है, ठीक से चलाते नहीं थे, जिससे रिवेन्यू भी नहीं आ पाता था, इसीलिए क्या किया, जो ये सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन के जो नवाब के हाथ में था वो हटा दिया। किसने, वॉरेन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल। हमसे करेक्ट पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 ओनली। अब देखो क्या पूछा, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, हमने देखा था अभी भी प्रार्थना समाज, अभी देखा था आत्माराम पांडुरंगा ने स्टार्ट किया था, है ना। आर्य समाज बाय दयानंद सरस्वती, ये भी देखा था हमने। सत्य शोधक समाज, सावित्री बाई फुले नहीं थे ये ज्योतिबा फुले थे, दी हस्बैंड ऑफ सावित्री बाई फुले। तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, निरंकारी मूवमेंट आत्माराम पांडुरंगा, नहीं, ये जो निरंकारी मूवमेंट था इसको बाबा दयाल दास ने स्टार्ट किया था। तो ये 2 A और 4 क्या है, इंटरचेंज है, ठीक है। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सत्य शोधक समाज बाय ज्योतिबाई फुले, प्रार्थना समाज बाय आत्माराम पांडुरंगा, एंड प्रार्थना समाज हो गया। निरंकारी मूवमेंट बाय बाबा दयाल दास, आर्य समाज बाय दयानंद सरस्वती। 30 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग लोकेशन अराउंड द पर्शियन गल्फ रिसेंटली न्यूज़, ठीक है। तो जो पर्शियन गल्फ के अराउंड हमको पूछा है, बताइए चीज़ों को। तो लोकेट करेंगे जब हम, तो सबसे ऊपर में क्या दिखेगा अपने को, बंदर अब्बास पोर्ट जो कि ईरान के अंदर है। सबसे ऊपर क्या, सबसे नीचे हमको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना, जो कि ईरान के अंदर है। और सबसे नीचे इधर क्या है, सबसे नीचे है अपने पास मस्काट, जो कि ओमान के अंदर है। सो पहले क्या जाएगा, पहले आ जाएगा दैट इज़ 4, लास्ट में आ जाएगा 3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो याद रख लेते हैं अपने पास क्या हो जाएगा, बंदर अब्बास सबसे ऊपर है, ये न्यूज़ में था, नहीं आ रही है, अक्टूबर 2021 में करंट अफेयर्स में इसीलिए क्वेश्चन आया है। और ये ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये कोई यूनिक क्वेश्चन है। बंदर अब्बास, फिर बंदर अब्बास के बाद मनामा कहाँ है, मनामा है बहरीन के अंदर। मनामा के बाद दोहा है कतार के अंदर। दोहा के बाद अबू धाबी है UAE के अंदर। अबू धाबी के बाद लास्ट है मस्कट है ओमान के अंदर। सो दिस इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।